सिटी न्यूज के प्रायोजक हैं वाटर वैली NH28 शेरपुर मुजफ्फरपुर। नमस्कार, मैं दाऊद। सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य सुर्खियों पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आवासीय उज्जवल विद्यापीठ। बच्चों के भविष्य के लिए एक कदम हमारे साथ बढ़ें। कांटी थाना क्षेत्र जजुआर गांव में हुए डकैती और हत्या मामले में पुलिस ने 3 अपराधी को गिरफ्तार कर पूरे मामले का किया उद्भेदन। शावनी मेला और मुहर्रम को लेकर डीएम और एसएसपी ने शांति समिति के सदस्यों और पदाधिकारियों के साथ किया बैठक। और कांटी थाना क्षेत्र के मियां पकड़ी गांव में सरेआम अपराधियों ने प्रॉपर्टी डीलर को गोली मारकर किया घायल। ये थी आज की मुख्य सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। कांटी थाना क्षेत्र के जजुआर गांव में हुई डकैती और हत्या मामले में पुलिस ने 3 अपराधी को गिरफ्तार कर पूरे मामले का उद्भेदन कर दिया। मुजफ्फरपुर जिले के जजुआर की सिंघवाड़ी में लकड़ी व्यवसायी वकील शर्मा के घर में डाका और पत्नी पिंकी देवी की हत्या मामले का पुलिस ने उद्भेदन कर दिया। एसएसपी राकेश कुमार ने बताया कि पुलिस ने 3 डकैतों को गिरफ्तार किया है। डकैती में लूटे गए रुपए के अलावा एक ऑटो भी जब्त किए गए। काटी, जजुआर और कटरा इलाके के डकैतों ने घटना को अंजाम दिया था। महिला स्वयं सहायता समूह की राशि लूटने के लिए वकील शर्मा के घर में डाका डाला था। एसएसपी राकेश कुमार ने सोमवार को पूरे मामले का खुलासा करते हुए बताया कि शनिवार की रात पुलिस ने 2 डकैतों को उठाया था। उनकी निशानदेही पर रविवार को तीसरा डकैत दबोचा गया। पुलिस टीम ने लूट के रुपए भी बरामद किए हैं। वकील शर्मा ने लूट की राशि 15 लाख रुपए बताई थी, जबकि गिरफ्तार डकैत लूटी गई राशि कम बता रहे हैं। पुलिस पूरी राशि बरामदगी को लेकर छापेमारी कर रही है। डकैतों को पता चला था कि स्वयं सहायता समूह से वसूली के 15 लाख रुपए आए हैं। इन्हें लूटने के लिए डकैतों ने धावा बोला। इस दौरान डकैतों ने महिलाओं के नाक कान से भी जेवर नोच लिए थे। आपको बता दें कि 3 जुलाई की रात करीब 12:30 बजे 10 की संख्या में डकैतों ने लकड़ी व्यवसायी वकील शर्मा के घर धावा बोला था। उनकी पत्नी पिंकी देवी 38 वर्षीय की हत्या कर दी थी और वकील शर्मा को जख्मी कर दिया था। भागने के दौरान डकैतों ने जमकर बमबाजी भी की थी। वकील शर्मा ने पुलिस को बताया था कि 10 की संख्या में हथियार से लैस डकैत पहुंचे। डकैती के बाद भागने के क्रम में काटी के सकल सहनी की गोली लगने से मौत हो गई थी। मौत के बाद चंदर ठाकुर ने शव को बोरे में पैक कर नदी में अपने ऑटो से ले जाकर फेंक दिया था, जिसे लेकर काटी थाने में सकल सहनी की पत्नी ने FIR भी दर्ज कराई थी। सकल सहनी की खोज के दौरान पुलिस को मनोहर पासवान, चंदन पासवान और चंदन ठाकुर के बारे में पता चला और जब इन तीनों की गिरफ्तारी हुई तब इस डकैती कांड का उद्भेदन हो पाया। 4 और 5 जुलाई की रात्रि में यहाँ जजुआर थाना के अंतर्गत एक गृह डकैती घटना घटित हुई थी, जिसमें जो घर स्वामी हैं शशि कुमार उनका नाम है, उनके द्वारा प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई थी और ये काफ़ी संवेदनशील घटना थी, क्योंकि इस घटना के दौरान जो उनकी पत्नी थी जिनका नाम कृष्णा देवी है, उनकी गोली लगने से मृत्यु भी हो गई थी और उनके घर से जो है कुछ राशि है जिसकी डकैती की गई थी। क्योंकि मामला बड़ा संवेदनशील था, इसलिए इसमें जो एडिशनल SP ईस्ट हैं शहरयार जी, उनके नेतृत्व में एक SIT बनाई गई थी, जिसमें DIU की टीम, जजुआर के जो थानाध्यक्ष हैं हेमंत वो, उनके पदाधिकारी, कटरा के जो थानाध्यक्ष हैं अभिषेक वो, और इसके अलावा जो हम लोगों का DIU है उसकी पूरी यूनिट और उसके प्रभारी लाल किशोर, सभी लोग मिलकर काम कर रहे थे। इसमें हम लोगों के जितने भी आयाम हो सकते थे, हम लोगों ने सारे आयाम पर अपना अनुसंधान किया, चाहे वो टेक्निकल या मोबाइल सर्विलांस हो, या फिर हम लोगों की FSL की विजिट हो, या डॉग स्क्वाड्स हो, या फिर हम लोगों का जो मैनुअल अनुसंधान का तरीका है वो भी है। चूँकि शुरू के 10 दिन तक लगभग हम लोगों को इसमें बहुत कुछ खास लीड नहीं मिल पाए, लेकिन इसके उपरांत हम लोगों को इसमें कुछ लीड्स मिलने लगे और उस लीड के आधार पे कल शाम को इसमें 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें से कुछ राशि भी हम लोगों ने बरामद की है। जो 3 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें से एक का नाम मनोहर पासवान है, दूसरे का नाम चंदन पासवान है और तीसरे का नाम चंदन ठाकुर है। ये तीनों ही लोग गिरफ्तार किए गए हैं। इन तीनों के ही पास से हम लोगों ने 97,000 रुपया जो राशि लूटी गई थी उसको बरामद किया है। क्योंकि जो नोट थे उस नोट पे ब्लड भी लगे हुए थे, खून के दाग थे, इसलिए हम लोगों ने उसको प्रॉपर FSL भी भेजा हुआ है ताकि उसकी एनालिसिस हो पाए कि वो किसके ब्लड है।
इसी घटनाक्रम में कुल मिला के अभी तक जो अनुसंधान में आया है वो ये आया है कि लगभग इसमें 10 लोग शामिल थे। 10 में से 3 लोग को हमने गिरफ्तार किया है। एक व्यक्ति हैं जो कांटी के रहने वाले हैं और जिनका नाम सकल पासवान है, ये उस घटना में शामिल थे। और चूंकि वहाँ पे इन लोगों के द्वारा बम भी चलाए गए थे और गोली भी चलाई गई थी, उसी क्रम में एक गोली इनको भी लग गई और गोली लगने की वजह से चूंकि गोली चेस्ट में लगी थी, जैसा कि जो तीनों अपराधकर्मी गिरफ्तार हैं उनके द्वारा बताया भी गया, और लगभग 10 से 15 मिनट के अंतराल में उनकी मृत्यु हो गई। ये लोग उनके शव को लेकर वहाँ से आए और बगल में ही एक जगह थी जहाँ ये लोग इकट्ठे हुए थे, वहाँ पे उनके शव को बोरे में रखा। इसमें जो एक अपराधकर्मी है चंदन ठाकुर, ये ब्रह्मपुरा के रहने वाले हैं और पेशे से ये ऑटो ड्राइवर हैं और ये अपना ऑटो लेके गए थे और उस ऑटो में उन्होंने बोरे में शव को रखा और शव को बाद में एक नदी में फेंक दिया। हम लोग कोशिश कर रहे हैं बॉडी को खोजने की। तो इसमें जो चौथे अभियुक्त थे सकल पासवान, उनकी मृत्यु हो गई। सकल पासवान की जो सकल साहनी और इसके अलावा जो उनकी धर्म पत्नी है, उनके द्वारा कांटी थाने में इसमें एक प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई है उनके गुमशुदा को लेकर 3 लोगों के विरुद्ध नामजद। तो हम लोग उसको भी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। इन लोगों का आपराधिक इतिहास हम लोग खंगाल रहे हैं। इसमें से जो चंदन ठाकुर हैं और चंदन पासवान हैं, ये लोग पहले एक बार जेल गए हैं मद्य निषेध से संबंधित कांड में। मनोहर पासवान भी इसमें गिरफ्तार किए गए हैं और वो भी घटनास्थल पे थे। ये जो तीनों लोग गिरफ्तार किए गए, तीनों लोग ही घटनास्थल पे गए। 10 लोग बताए सर, सब मुजफ्फरपुर के कि बाहर के? नहीं, सभी मुजफ्फरपुर के ही, विभिन्न थाना क्षेत्रों के हैं, कुछ कांटी के हैं, कुछ जजुआर के हैं, कटरा के हैं। इसके अलावा लोकल टाउन में ब्रह्मपुरा थाना है, वहाँ के रहने वाले हैं, जिसमें ये लोग कांटी में असेंबल हुए थे, इकट्ठे हुए थे 8 अपराधकर्मी, और यह 8वां अपराधकर्मी इकट्ठा होकर ऑटो से गए थे। ये जजुआर गए, वहाँ पे एक अपराधकर्मी के घर में फिर 2 लोग और शामिल हुए। वहाँ से एक स्कॉर्पियो और एक ऑटो, इन दोनों ही वाहनों से ये लोग घटनास्थल पर गए और इन्होंने घटना को अंजाम दिया। जो इनका घर था जहाँ पे घटना घटित हुई थी, वहीं के पास में एक बगीचा था। इन लोगों के पास रॉ मटेरियल पहले से था, तो बगीचे में इन्होंने बहुत छोटे छोटे से जो बम होते हैं डब्बे वाले, उन बमों को भी वहाँ तैयार किया था। उसके भी कुछ एग्जिबिट्स हम लोगों को अनुसंधान के दौरान मिले हैं, उसको हम लोगों ने FSL भेजा है। वो लेटर अनुसंधान में आप लोगों को और हम लोग शेयर कर देंगे, क्योंकि वो लोग अभी वांछित हैं, इसलिए नाम अभी डिस्क्लोज करना। जो रुपए लूटे गए थे वो सारे बरामद हो गए? कितने लूटे गए थे? हालांकि जो तीनों अपराधकर्मी गिरफ्तार हुए, इनका दावा है कि 3 बंडल थे, ये लोग काउंट नहीं कर पाए हैं, और इनके अनुसार लगभग 3 लाख रुपए रहे होंगे, 2.5 से 3 लाख रुपए, क्योंकि 3 ही बंडल थे। जो वादी हैं उनके द्वारा तो आवेदन में लगभग 15 लाख की राशि दी गई है, और हम लोगों ने अभी 97,000 रुपये बरामद की हैं, जिसमें खून के दाग भी हैं, और वो संभवतः जो एक इसमें मृत हो गए हैं सकल साहनी जिनका नाम है, संभवतः उनका खून रहा होगा। ये बाकी जो FSL की रिपोर्ट्स आएगी उसमें क्लियर होगा। बाकी अन्य पैसों का क्या किया ये लोग? बाकी चूंकि इसमें अभी 8 में से हम लोग 3 ही लोग गिरफ्तार कर पाए हैं, 2 लोग और नाम आए हैं, तो कुल मिला के 10 में से 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं। बाकी जो गिरफ्तार होंगे उसके उपरांत उनकी बरामदगी हो पाएगी। और इसमें न केवल हम लोगों को घटनास्थल से खून के धब्बे मिले थे, नोट से भी मिले हैं, और जो ऑटो जब्त की गई है, इस ऑटो में भी हम लोगों को खून के धब्बे प्राप्त हुए, जिसका हम लोगों ने FSL से अपना विजिट करवाया है। श्रावणी मेला और मुहर्रम को लेकर DM और SSP ने संयुक्त रूप से शांति समिति के सदस्य और जिले के अधिकारियों के साथ बैठक की। सोमवार को DM सुब्रत कुमार सेन और SSP राकेश कुमार के द्वारा संयुक्त रूप से 17 जुलाई को मुहर्रम पर्व एवं 22 जुलाई से शुरू हो रही श्रावणी मेला को लेकर जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक समानालय सभा कक्ष में की गई, जिसमें उपस्थित जिला शांति समिति के सदस्यों द्वारा आगामी मुहर्रम पर्व एवं श्रावणी मेला को लेकर अपने अपने सुझाव जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक के समक्ष रखा गया। बैठक में जिला पदाधिकारी द्वारा उपस्थित जिला शांति समिति के सभी सदस्यों, सभी जिला एवं प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों को विस्तृत रूप से अवगत कराते हुए आगामी मुहर्रम पर्व को लेकर शांतिपूर्ण एवं सद्भावना पूर्वक मनाए जाने का अनुरोध किया गया। साथ ही नगर आयुक्त को निर्देश दिया कि आगामी पर्व को देखते हुए पर्व से पहले सभी मार्गों की साफ सफाई कराते हुए चूना एवं ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव करना सुनिश्चित करेंगे। कार्यपालक अभियंता विद्युत विभाग को निर्देश दिया गया कि आगामी पर्व के पूर्व अनुमंडल पदाधिकारी से समन्वय स्थापित कर पर्व के निमित्त सभी रूट की सूची प्राप्त कर लेंगे एवं निर्धारित रूट के सभी मार्गों के लूज एवं लटके हुए तारों की मरम्मती कराने का निर्देश दिया गया। साथ ही पर्व के दौरान अग्निशमन एवं चिकित्सा व्यवस्था को अलर्ट रहने का निर्देश दिया गया। जुलूस में शामिल कम से कम 10 से 15 लोगों का आधार कार्ड, पहचान पत्र एवं मोबाइल नंबर देना अनिवार्य होगा।
जुलूस लाइसेंस निर्गत करने के पूर्व लाइसेंस में जुलूस में उत्तेजक, भड़काऊ गाना, नारेबाजी नहीं किया जाएगा। डीजे पूर्ण रूप से प्रतिबंध होगा। जुलूस में भाग ले रहे कम से कम 10 से 25 लोगों का नाम, पता, आधार कार्ड प्राप्त करते हुए अंडरटेकिंग लिया जाएगा कि जुलूस के दौरान विधि व्यवस्था संधारित करेंगे। अनुज्ञप्ति निर्गत करने से पूर्व जुलूस हेतु सभी शर्तों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा। जुलूस का लाइसेंस जिस व्यक्ति के नाम पर निर्गत किया जाएगा उसकी पहचान निश्चित रूप से किया जाएगा। इस वर्ष श्रावण माह 22 जुलाई से प्रारंभ हो रही है, जो 19 अगस्त तक चलेगा। श्रावण माह में बाबा गरीबनाथ मंदिर में भारी संख्या में कांवड़ियों की भीड़ इकट्ठा होती है। इसे लेकर विशेष तैयारियां किया जाना आवश्यक है। अनुमंडल पदाधिकारी पूर्वी इस संबंध में कार्य योजना तैयार कर लेंगे। कार्यपालक अभियंता विद्युत आपूर्ति प्रमंडल निर्बाध रूप से विद्युत आपूर्ति हेतु आवश्यक कार्रवाई तथा कांवड़ यात्रा के मार्ग में लूज एवं नंगे बिजली के तारों की जांच कर समय समय पर दुरुस्त करा लेंगे। इस आशय का प्रमाण पत्र भी देंगे। कार्यपालक अभियंता लोक स्वास्थ्य प्रमंडल एवं कार्यपालक पदाधिकारी नगर निगम द्वारा पेयजल एवं साफ सफाई की व्यवस्था कांवड़ियों के मार्ग में की जाएगी। कांवड़ियों के मार्ग में गड्ढे की मरम्मति, जल जमाव की निकासी सभी कार्यपालक पदाधिकारी नगर निगम द्वारा सुनिश्चित की जाएगी। सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, अनुमंडल अस्पताल एवं सदर अस्पताल में सिविल सर्जन द्वारा एम्बुलेंस, आवश्यक दवाइयों के साथ चिकित्सकों की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। पुलिस अधीक्षक द्वारा बताया गया कि सभी मुख्य चौक चौराहों एवं मार्गों पर दंडाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारी की प्रतिनियुक्त की जाएगी। सभी थानाध्यक्ष को निर्देश दिया गया है कि बाइक गश्ती के माध्यम से मुहर्रम पर्व के दौरान विधि व्यवस्था पर नजर बनाए रखेंगे। सोशल मीडिया पर किसी भी आपत्तिजनक पोस्ट पर अविलंब संज्ञान लेते हुए आवश्यक कार्रवाई करेंगे। सभी मस्जिदों के आसपास पुलिस बल एवं पेट्रोलिंग पार्टी की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। शादी मिला और मुहर्रम को लेकर शांति समिति के साथ बैठक। मुहर्रम को लेकर के थानों में शांति समिति की बैठक पहले हो गई है। आज जिला स्तर पर शांति समिति की बैठक हम लोगों ने आयोजित की थी और जितने हमारे सम्मानित शांति समिति के सदस्य हैं उन्होंने अपने बहुमूल्य सुझाव भी दिए और एक फीडबैक न सिर्फ शहर का बल्कि पूरे जिले का, ग्रामीण क्षेत्र में जो विभिन्न गांव हैं जहां काफ़ी संख्या में जुलूस निकलता है, तजिया निकलता है, उसके संबंध में भी हम लोगों ने जानकारी प्राप्त की। प्रखंड अंचल से बीडीओ, सीओ और एसएचओ सभी लोग जुड़े हुए थे। थाना स्तर के सारे पदाधिकारियों को भी हम लोगों ने पहले भी ब्रीफ किया, आज पुनः बताया है। एसडीओ, एसडीपीओ और जितने भी हमारे डीएसपी हैं सब लोग यहाँ उपस्थित थे। बहुत शांतिपूर्ण तरीके से इस बार जैसे पूर्व के त्योहारों को हम लोगों ने बहुत अच्छे से विधि व्यवस्था के दृष्टिकोण से सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराते हुए एक जिले में एक शांति व्यवस्था का माहौल रहा है। उसी तरीके से मुहर्रम का जो पर्व है वो भी बहुत अच्छे माहौल में संपन्न होगा, ये हम लोगों की उम्मीद है और इसके लिए सारी तैयारियां जो है ये हम लोग को देखते हुए आज जिला स्तरीय शांति समिति जिला पदाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में संचालित हुई है और मुहर्रम को लेकर हम लोगों की बड़ी व्यापक तैयारी है। उसका एक विस्तृत ज्वाइंट ऑर्डर भी निकल चुका है। इसके अतिरिक्त पूरे जिले में काफ़ी मात्रा में पुलिस बल की जवानों की, दंगा निरोधक कंपनी की और मजिस्ट्रेट्स की तैनाती की गई है। इस बार हम लोगों की कोशिश है कि अधिकांश जुलूस हैं उनको वीडियोग्राफी से कवर करेंगे। जो बहुत संवेदनशील और महत्वपूर्ण है वहाँ पे हम लोग ड्रोन का भी इस्तेमाल इस बार करने जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त हम लोगों की बाइक पेट्रोलिंग इस बार काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और 4 व्हीलर की पेट्रोलिंग भी हम लोग बहुत सुनिश्चित करा रहे हैं। और हम लोग की कोशिश है कि जो जुलूस निकलने वाले हैं मुहर्रम को लेकर सब कम से कम पुलिस की अभिरक्षा में बड़ी शांति के तरीके से निकले। सभी थानाध्यक्षों ने शांति समिति की बैठकें आयोजित कर ली हैं। डीजे पर प्रतिबंध को हम लोगों ने बहुत ज़्यादा फोकस दिया है। डीजे संचालकों के साथ में अलग से एक मीटिंग थाना स्तरीय हो चुकी है और हम लोगों ने सारे डीजे संचालकों के इस बारे में स्पष्ट भी कह दिया है कि डीजे बंद रहेगा, डीजे का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। जो जुलूस के लाइसेंस धारक हैं उनको भी इस बारे में विस्तृत रूप से समझा दिया गया है। यदि उसके उपरांत भी कहीं कोई ऐसा मामला प्रकाश में आता है तो पुलिस इस बार उनसे बहुत सख्ती से निपटेगी और जो भी ऐसे संचालक हैं और जो भी आयोजक हैं, लाइसेंस धारक, उनके विरुद्ध में प्राथमिकी दर्ज करके विधि सम्मत कार्रवाई। सोशल मीडिया पर भ्रामक पोस्ट डाले। सोशल मीडिया के बारे में हम लोगों का साइबर सेल है, थाना है जो पिछले वर्ष से प्रारंभ हो चुका है। इसके अलावा हम लोगों का मीडिया सेल भी है, एक CCMU यूनिट भी है हम लोगों की। तो हम लोग पर डे सोशल मीडिया को बहुत गहराई से और बहुत विस्तृत तरीके से अनुसरण करते हैं, उसकी मॉनिटरिंग करते हैं और उस पर हम लोग लगातार सक्रिय हैं। यदि कहीं सोशल मीडिया पर ऐसी कोई भ्रामक खबर आएगी तो उसका तुरंत खंडन भी किया जाएगा और जो खबर फैलाने वाला उसके विरुद्ध में
प्राथमिकी दर्ज करके कार्रवाई भी की जाएगी। डीजे के सब्स्टिट्यूट के तौर पे लाउड स्पीकर का इस्तेमाल देखने के लिए पूर्ण प्रवर्तन मिला था, तो उसको लेकर क्या कुछ होगा? जो लाइसेंस की शर्त रहती है उसमें लाउड स्पीकर उनको मान्य किया जाता है, इसमें एक संख्या निर्धारित है। हम लोग इस बात को भी देखेंगे कि यदि निर्धारित संख्या से ज्यादा उन्होंने लाउड स्पीकर उसमें लगाए हैं तो वो उल्लंघन माना जाएगा लाइसेंस की शर्तों का, और उल्लंघन के अंतर्गत जो भी कार्रवाई बनती है वो की जाएगी। सर, जो बाइकर्स गैंग है वो अपना सिलेंसर खोल के उसको हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि इस बार हम लोगों का जो ट्रैफिक है वो काफी स्ट्रांग हुआ है पिछले सालों की तुलना में। लगभग 150 पुलिसकर्मी ट्रैफिक में पिछले 7-8 महीने के अंदर हम लोगों ने अतिरिक्त रूप से लगाए हैं। प्रॉपर हम लोगों का ट्रैफिक थाना तो था ही, इस बार ट्रैफिक डीएसपी भी नियुक्त यहाँ हो चुके हैं, तो हम लोग उस चीज को देखेंगे। अगर वायलेशन होगा तो एमवी एक्ट के अंतर्गत जो भी प्रावधान बनते हैं वो कार्रवाई। नगर थाना क्षेत्र के गरीब स्थान मंदिर के समीप माली गली मोहल्ले में एक विवाहिता की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई। नगर थाना क्षेत्र के गरीब स्थान मंदिर के समीप माली गली में नगर निगम के रिटायर्ड जमादार शेखर उपाध्याय की बहू विभा उपाध्याय की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। रविवार की रात करीब 8 बजे उनका शव घर में पंखे की सीलिंग से दुपट्टे के फंदे से लटका हुआ था। घटना के समय मृतका का पति पुष्पराज उपाध्याय अपने एक रिश्तेदार के जन्मदिन में शामिल होने के लिए अपने 5 साल के बेटे के साथ हाजीपुर गया था। विभा अपने सास ससुर और 2 साल के बेटे के साथ घर में थी। शव को फंदे से लटका देख परिजनों में चीख पुकार मच गई। आनन फानन में शव को फंदे से उतारकर एक निजी क्लिनिक में ले गए, जहां डॉक्टरों ने महिला को देखते ही उसे मृत घोषित कर दिया। विभा उपाध्याय का मायका वैशाली जिले के नाजरपुर में है। परिवार के सदस्य कोलकाता में रहते हैं। घटना की सूचना मिलने के बाद नगर थाने के अपर थानेदार पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पूरे कमरे की वीडियोग्राफी कराई गई। एफएसएल की टीम को बुलाया गया। शव का पंचनामा तैयार करके उसको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजे जाने की कवायद जारी थी। पुलिस का कहना है कि मायके वाले और पति के आने के बाद उनका बयान दर्ज किया जाएगा। इसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। छोटका बउआ है ना, उसको हम यही जब बैठ के खिला रहे थे और भीतर में थी मार ले हम नहीं जानते हैं ये बात। तो वो थे ना, तो देख के अरे तो फसरी लगौले है। नीचे के पापा बोले हैं, वो बोले कि तो हम कहनी कहला, तो हम कहनी कि हम ये पर जाके देखे, तो मैंने हम उसको देख के हम रोते चल आए। अच्छा, क्या कोई टेंशन था क्या? नहीं, आज हम लोग को खाना भी बना के खिलाई है। क्या को बाल बच्चा है इनको? 2 बेटा है 2? हाँ। और कोई टेंशन कोई बात बताई तो आपको? ना, उतना नहीं है बताई है। पति साथ में रहते हैं? हाँ, इनके हस्बैंड साथ में रहते हैं? हाँ। इनका कोई विवाद? ना, विवाद तो नहीं सुने हैं। ना, विवाद कुछ नहीं, लड़ाई झगड़ा पति ना, आज नहीं सुने हैं कुछ। पहले कभी होता था? पहले कभी कभार हो जाता था, लेकिन इधर नहीं हुआ है। इधर नहीं हुआ है ना। हस्बैंड का नाम क्या है? पुष्पराज, यानी कि शेरू। पुष्पराज उपाध्याय? हाँ। उर्फ शेरू? हाँ। कहाँ है वो अपना दीदी के यहाँ जन्मदिन में गया है। अच्छा, कहाँ दीदी का घर है? हाँ, सराजपुर। चलिए, आपका क्या नाम है? सविता। सविता? हाँ। पति का क्या नाम है आपके पति का नाम? चंद्रशेखर उपाध्याय है। ठीक है। तो मायका कहाँ? किस काम रहा? सूचना मिली थी कि शेखर उपाध्याय की बहू जो है अपने घर पे जो लगा के आत्महत्या कर लिया। सूचना पाकर हम लोग आए हैं और जो अग्रिम कार्रवाई है इंक्वेस्ट वगैरह तैयार किया जा रहा है। कमरे से क्या क्या मिला है इनके? कमरे से एक मोबाइल मिला है और डेड बॉडी जो धूप के सहारे रखा हुआ था। कोई सुसाइड नोट वगैरह बरामद हुआ? अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है। रीजन क्या चल पाया है इतना? रीजन जैसे घर वालों से पता चला है कि उनके पति जो है, जिनका नाम पुष्पराज है, उनके बहनोई जो लालगंज के रहने वाले हैं, उनके यहाँ वो कोई बर्थडे पार्टी था जिसमें पति से जाने के पहले पति से शायद विवाद हुआ है और वो चले गए हैं। उसके बाद उनकी मांग करने के लिए थी तो
बाद में देखा गया कि पहुंचे तो सारे लोग उसी से नाराज चल रही थी। अब ऐसा कहना है उन लोगों का, स्पष्ट जानकारी आगे पोस्टमार्टम नहीं हुई। श्रावणी मेला को लेकर नगर निगम सभागार में मेयर नगर आयुक्त ने संयुक्त रूप से अधिकारियों के साथ बैठक की। आगामी श्रावणी मेला को लेकर नगर निगम सभागार में समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा की गई, जिसमें मुख्य रूप से साफ सफाई, पानी की टंकी, पवित्र गंगा जल, लाइट, तोरण द्वारा मे आई हेल्प यू निगम काउंटर की तैयारी पर चर्चा की गई एवं विशेष तौर पर सावन में खुले में बिक रहे मीट मछली की दुकानों पर सख्ती बरतने का निर्देश नगर आयुक्त द्वारा दिया गया। मुजफ्फरपुर महापौर निर्मला साहू ने बताया कि कांवरिया पथ रामदयालु में आरडीएस कॉलेज होते हुए हरसभा चौक से जिला स्कूल होते हुए बाबा गरीबनाथ मंदिर तक लाइट, साफ सफाई, LED स्क्रीन, चलंत शौचालय, फ्लैक्स, मे आई हेल्प यू काउंटर, गंगाजल कंट्रोल रूम इत्यादि की तैयारी का निर्देश नगर आयुक्त को दिया गया। निगम की QRT टीम 3 शिफ्टों में 24 घंटे शिव भक्तों की सेवा में तत्पर रहेगी। श्रावणी मेला को लेकर आपके द्वारा समीक्षा बैठक की गई थी, क्या क्या निर्देश दिए गए? श्रावणी मेला को लेकर के आज मेरे द्वारा एक समीक्षा बैठक की गई थी। आने वाले समय में जो हमारे कांवरिया शिव बंधु जो आए उनको किसी तरह की परेशानी और कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़े। सबसे पहले तो शहर में साफ सफाई की व्यवस्था हो, पानी की व्यवस्था, और जहां पर हम निगम के द्वारा भी एक इस पर हम लोग हेल्पलाइन नंबर भी हम लोग लगा रहे हैं, हेल्पलाइन शिविर, जहां पर निगम के जो कर्मी हैं 24 घंटा वहां पर रहेंगे। कोई भी कांवरिया शिव बंधु को अगर किसी तरह की परेशानी होती है तो उस काउंटर पर जाकर वो अपनी समस्या को बताएंगे, उनकी समस्या का तुरंत निष्पादन किया जाएगा। और नगर निगम में इस बार नगर निगम क्षेत्र में मेरे द्वारा ये कहा गया, जो बोला गया है, मैंने बताया कि हमारे शहर में प्रमुख जो मंदिर के पास मीट मछली की दुकानें, जो मांस मछली की दुकानें जो ओपन में रहती है, जिससे कि परेशानी होती है शिव भक्तों को, वो खुले में नहीं रहे। जहाँ मंदिर के आसपास है वहां पर भी मीट मछली की दुकानें नहीं खुली रहे। और इस बार निगम के द्वारा विशेष गंगा जल का प्रबंध किया जाएगा, जो शहर के 5-6 जगह प्रमुख चौराहा पर गंगा जल की मुजफ्फरपुर नगर वासियों के लिए गंगा जल की व्यवस्था रहेगी और शौचालय की भी व्यवस्था रहेगी। रामदयालु जैसे कि हो गया, रामदयालु जो वहां पर है जिला स्कूल के पास है, और जहां मुखर्जी सेमिनारी है, तो हर जगह हम लोग निगम के कर्मी हर जगह तैनात रहेंगे और हमेशा उन कांवरिया शिव भक्तों के लिए हम पूरी तरह से तत्पर रहेंगे। इस बार किसी आमजन को किसी तरह की परेशानी होती है, उसके लिए हेल्पलाइन नंबर भी है, उस पर उनकी समस्याओं को बताया जाएगा, उसका तुरंत उनकी समस्या का निष्पादन किया। मनियारी थाना क्षेत्र में हुए दलित महिला की पिटाई पर राजनीति शुरू हो गई। मुजफ्फरपुर जिले के कुढ़नी प्रखंड के महंत मनियारी गाँव के मुसहर टोले में रास्ते के विवाद में महादलित परिवार के साथ मारपीट मामला तुल पकड़ने लगा है, जहां विपक्ष अब सुशासन की सरकार पर सवाल खड़े कर रही है। वहीं इस मामले को लेकर कुढ़नी विधायक सह पंचायती राज मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता ने कहा कि महादलित परिवार के साथ इस प्रकार की दुखद घटना हुई है। मनियारी थाना में मामला दर्ज हो गया है, पुलिस जांच कर रही है। जिन्होंने यह गलती की है उन पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण मंत्री जनक राम ने कहा कि कानून अपनी कार्रवाई कर रही है। इस राज्य में कोई भी व्यक्ति अनुसूचित जाति और जनजाति पर उत्पीड़न कर बच नहीं सकता। जो भी गरीब को सताएगा कानून उसे सलाखों के पीछे भेजेगी। ये कानून अपनी कार्रवाई कर रही है। आपको जानकारी है कि अगर इस तरह से उत्पीड़न अनुसूचित जाति जनजाति अगर व्यक्तियों के साथ हो रहा है तो उसके ऊपर जो अपराधी है FIR हुआ होगा, कानून उस पर कार्रवाई कर रही होगी। ये कानून का काम है। जो अनुशासन को तोड़ेगा, जो कानून को अपने हाथ में लेगा, वो कहीं कितना हो मजबूत क्यों ना हो, वो बचने वाला नहीं है। कानून अपना काम है। यही राज्य में बड़े बड़े अपराधियों को दंडित ये सरकार ने किया, कानून ने किया है। कोई भी व्यक्ति गरीब को सता करके वो बच नहीं सकता है। कानून के द्वारा उसको सलाखों के अंदर जाना ही है। पुरानी का एक मामला है जिसमें महादलित परिवार की पिटाई की गई, महिला को निर्वस्त्र कर दिया गया और चेहरे के साथ कर देने का मामला। देखिए इसका मामला दर्ज हुआ है
FIR हुआ है, जांच जारी है। जो दोषी होगा उस पर कार्रवाई किया जाएगा विधि सम्मत। नेपाल में बारिश थमने के बाद जिले के बूढ़ी गंडक नदी और बागमती नदी का जलस्तर 4 मीटर नीचे चला गया। मुजफ्फरपुर जिले की 2 बड़ी नदियों के जलस्तर में लगातार कमी हो रही है। बूढ़ी गंडक और बागमती का जलस्तर खतरे के निशान से काफी नीचे है। इससे बाढ़ प्रभावित इलाके के लोगों को काफी राहत है। जिला बाढ़ नियंत्रण कक्ष से सोमवार को जलस्तर को लेकर रिपोर्ट जारी की गई। इसके अनुसार सबसे कम पानी बूढ़ी गंडक में है। इसका जलस्तर खतरे के निशान से काफी नीचे है, जबकि बागमती खतरे के निशान से करीब 1.38 से 1.82 मीटर नीचे है। नियंत्रण कक्ष से मिली रिपोर्ट के अनुसार सिकंदरपुर स्थित बूढ़ी गंडक का जलस्तर 47.45 मीटर पर है। कटौझा स्थित बागमती का जलस्तर 53.85 है। सिर्फ गंडक नदी के जलस्तर में वृद्धि होने देखने को मिल रही है। रेवा घाट स्थित गंडक का जलस्तर 52.59 मीटर पर है। पिछले 24 घंटे में बूढ़ी गंडक नदी के जलस्तर में 0.47 मीटर, बागमती में 0.25 मीटर की कमी हुई है। बूढ़ी गंडक अभी खतरे के निशान से 5.08 मीटर नीचे है, जबकि बागमती का जल स्तर भी नीचे हो रहा है। एसडीओ पूर्वी अमित कुमार ने बताया कि जिला प्रशासन की ओर से लगातार नदियों के जलस्तर पर नजर रखी जा रही है। जल संसाधन विभाग के अधिकारियों और कर्मियों को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। वहीं तटबंध की निगरानी करने वाले कर्मियों से भी जलस्तर में बढ़त और घटत की रिपोर्ट ली जा रही है। सुबह 6 बजे से लेकर 4 चक्का टेम्पू मोटरसाइकिल आवागमन चालू हो चुका है। पानी का बहुत गिर गया है, नीचे घट रहा है पानी। अच्छा, मोटरसाइकिल आवागमन चालू हो चुका है। 4 चक्का भी सब लोग के जाना आना चालू हो। प्रखंड मुख्यालय, जिला मुख्यालय में सब मुखिया सबका जाना आना चालू हो गया है। नदियों के जलस्तर में कमी आ रही है और अभी तो जैसे बारिश होगी उसी के अनुसार उतार चढ़ाव होते रहेगा। उसी अनुसार लगातार निरीक्षण किया जा रहा है, उस पर निगरानी रखी जा रही है। सभी संबंधित विभागों के द्वारा, अंचल अधिकारी के द्वारा निरीक्षण किया जा रहा है और किसी भी तरह की अगर समस्या उत्पन्न होती है तो उसका हम लोग सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार है। बूढ़ी गंडक और बागमती में जहाँ पानी का जलस्तर घट रहा है, वहीं बूढ़ी जो गंडक है उसमें बढ़ता नजर आ रहा है। तो उसके अनुसार हम लोग हैं तैयार। जैसा भी परिस्थिति आएगा उसका हम लोग सामना करेंगे और किसी भी तरह का जान माल की क्षति हम लोग उससे बचाव करेंगे। कांटी थाना क्षेत्र के मियां पकड़ी गांव में सरेआम रविवार की देर रात अपराधियों ने प्रॉपर्टी डीलर को गोली मारकर घायल कर दिया। कांटी थाना क्षेत्र के मियां पकड़ी गांव में रविवार की देर रात अपराधियों ने जमीन का कारोबार करने वाले प्रमोद प्रसाद के 33 वर्षीय पुत्र शशिभूषण कुमार उर्फ छोटू को गोली मार घायल कर दिया। उनका इलाज बैरिया के एक निजी अस्पताल में किया जा रहा है। अपराधियों ने छोटू के सीने में दाईं ओर गोली मारी है। उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची। युवक के बेहोश रहने के कारण पूछताछ नहीं हो सकी। देर रात तबीयत बिगड़ने पर जख्मी को वेंटिलेटर पर रखा गया है। इधर डीएसपी पश्चिमी अभिषेक आनंद ने बताया कि जख्मी जमीन का कारोबार के अलावा निजी व्यवसाय भी करते हैं। घटना स्थल पर भी छानबीन की गई है। उनका या परिजनों का बयान होने के बाद ही घटना का कारण का पता चल पाएगा। वहीं परिजनों का कहना है कि वह डीटीओ कार्यालय से भी निजी तौर पर जुड़े हुए हैं। जानकारी हम लोग को मिली कि आवाज जैसे ही मिला हम लोग को, उसी दौरान हम लोग घर से निकले। किस चीज की आवाज? वही विस्फोट का आवाज मिला था हम लोग को। उसी दौरान हम लोग घर से निकले कि आखिर हुआ क्या है। तो निकले तो देखे कि अपने घर के ठीक 50-60 मीटर के बाद भाई मेरे गिरे हुए हैं। उसी दौरान हम लोग उन लोग को अपने गाड़ी में 4 चक्का में लोड किया और लेट करके चले आए डायरेक्टली माँ जानकी में। छोटू जी कहाँ से आ रहे हैं? मेरे घर से जी। और कहाँ से जा रहे हैं? वो अपने घर पे जा रहे थे। मेरा ही घर है वो भी। तो हम जहाँ रहते हैं वहाँ से वो अपने घर के लिए जा रहे थे जी। कितनी गोली लगने की बात? अब ये तो अभी जानकारी स्पष्ट नहीं हुई है कितनी गोली लगी है नहीं लगी है। अच्छा, तो फिर वहाँ गए तो क्या देखे? वहाँ हम लोग देखे कि भैया गिरे हुए हैं, छोटू भैया। हाँ। और वाले डायरेक्टली यहाँ पे। अच्छा, तो विवाद वगैरह भी था क्या पहले से? क्या विवाद का तो अभी स्पष्ट नहीं हुआ है, लेकिन जिन लोग का जानकारी मिल रहा है उन लोग का स्पष्टीकरण बाद में जो है दिया जाएगा। लोग घायल लोग क्या करते हैं? वो घर में ही रहते हैं, जमीन का कारोबार करते हैं और साथ में जो है मेरे साथ पैसा वगैरह का
वाले वहीं पे किसी के द्वारा इन्हें गोली सीने में लगाई गई है। अब ये वहाँ क्यों गए थे और गोली क्यों लगी, इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। छिनतई हुई या नहीं हुई है, इस एंगल पे भी हम लोग देख रहे हैं, बट अभी तक वैसा कुछ हमको नहीं मिला है। पीओ पे हमारी एक टीम अभी पहुंच चुकी है, तो हम लोग वहाँ पे देख रहे हैं। FSL को भी हमने बुला लिया है, तो हमें जल्द से जल्द क्लियर हो जाएगा कि मामला क्या है। कितनी गोली लगी है सर? अभी तक जो हमें पता चला है, एक गोली बताई जा रही है। जमीन कारोबार से जुड़े हुए मामला सामने किया है। अभी इस पर हम लोग इस पर पता कर रहे हैं। अभी कुछ क्लियर इतना जल्दी बता नहीं पाएंगे, हम लोग इस पर जांच कर रहे हैं। क्या करते थे ये कुछ अपना बिजनेस करते थे, जमीन का भी कारोबार करते हैं और कुछ अपना और भी इनका कुछ है। अभी ज्यादा डिटेल इनके परिवार से हम लोग फिलहाल नहीं लिए हैं, क्योंकि अभी जस्ट गोली कुछ देर पहले लगी है और अभी इलाजरत है। तो थोड़ी देर बाद हमारी टीम है यहाँ पे, हम लोग जाँच करेंगे केस का और तब बता पाएंगे। अभी उस एंगल पे भी हम लोग देख रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया, FSL टीम और हमारी एक टीम जो है पीओ पे जा रही है, पीओ पे है, और उनके द्वारा इसको कंफर्म किया जाएगा किसका क्या है। घायल का क्या नाम हुआ? इनका नाम छोटू बताया जा रहा है। ओरिजिनल नेम शशिभूषण श्रीवास्तव। रहने वाले नाम मियाँ पकड़ी में ही है। और अभी हम लोग इसको थोड़ा सा, अभी जस्ट ये घटना घटी है, तो बाकी डिटेल्स हम लोग आपको कल आराम से दे पाएंगे। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। बनी रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं, और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम खुल गया है आपके अपने शहर में। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेंगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट मिल रही है। इसके अलावे 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, अपोजिट वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज, और हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और हमारा दूसरा नंबर है 7004320580। के समय और इस लगन के अवसर पे मैं मनीष कुमार यूए एसोसिएट का प्रोप्राइटर। हमारा नीलकमल का फर्नीचर का शोरूम है एक्सक्लूसिव, जो मिठनपुरा चौक पे स्थित है। हमारे यहाँ कुचीना का चिमनी और जो गैस चूल्हा है उसकी एक विस्तृत रेंज है मॉड्यूलर में। भारी डिस्काउंट है हमारे यहाँ सोफा पर, डाइनिंग टेबल पे। सभी लोगों से मेरा यही निवेदन है, जो 2-3 सालों से आप लोगों का हमें प्यार मिलता आ रहा है। हमारे यहाँ फिनांस की भी एक अच्छी व्यवस्था है, और इस त्योहारों के अवसर पे हम चाहेंगे कि एक बार हमारे यहाँ आप पधारें और हमारे ऑफर्स का लाभ ले, और हर खरीदारी पे हम लोग एक सुनिश्चित उपहार भी दे रहे हैं। गर्मी में अपने पूरे परिवार के साथ मस्ती करना चाहते हैं तो चले आइए वाटर वैली में, जो कि कच्ची पक्की चौक से 2 किलोमीटर दूर शेखपुर NH के समीप स्थित है। शहर के लोग यहाँ मोटरसाइकिल और कार से काफी आसानी से पहुँच सकते हैं। यहाँ आप अपने परिवार के साथ फुल मस्ती कर सकते हैं। वेव पूल, रेन डांस के साथ भव्य वाटरफॉल बनाया गया है। छोटे बच्चों के लिए कई प्रकार के स्लाइड्स बनाए गए हैं, जहां बच्चे अपनी मस्ती में डूब जाएंगे। इसके अलावा खाने पीने के लिए बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध है, जहां पूरे परिवार के साथ व्यंजनों का लुत्फ उठा सकते हैं। तो देर मत कीजिए, गर्मी में मस्ती उठाने के लिए वाटर वैली तुरंत पहुंचे। हमारा पता है वाटर वैली NH 28, शेरपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 6202584955। लगातार 10 वर्षों से विभिन्न परीक्षाओं में सर्वश्रेष्ठ परिणाम। हम हैं आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ मुजफ्फरपुर। इस स्कूल में सर्वश्रेष्ठ कोचिंग पैटर्न से बच्चों को पढ़ाया जाता है। प्ले से 10वीं तक की पढ़ाई स्वच्छ वातावरण में कराई जाती है। यहाँ आधुनिक छात्रावास की व्यवस्था है। उज्ज्वल विद्यापीठ का
का मुख्य उद्देश्य रामकृष्ण मिशन, नवोदय नेतरहाट, सैनिक स्कूल, सिमुलतला गुरुकुल, सिंधिया कन्या विद्यालय जैसे अनेक भारतवर्ष के प्रतिष्ठित विद्यालयों में कुशल प्रशिक्षित अनुभवी एवं शहर के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों द्वारा तैयारी कराई जाती है। 1.5 एकड़ में फैला इस स्कूल का वातावरण काफी शांत है। फ्री कंप्यूटर क्लासेस, साइंस लैब और स्मार्ट क्लासेस है। साथ ही इंडोर और आउटडोर गेम की भी व्यवस्था है। तो अपने बच्चों के लक्ष्य के सपनों को पूरा कराना चाहते हैं तो आज ही आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ में अपने बच्चों का नामांकन करवाएं। हमारा पता है पोखरिया पीठ, अतरदा, मुजफ्फरपुर और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9708 351851 और हमारा दूसरा नंबर है 8797122397 या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8409996658 पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए रुख करते हैं आगे की खबरों की ओर। दीवान रोड स्थित एक निजी विवाह भवन के सभागार में कांवड़ियों की सेवा करने वाले सेवा दल सदस्यों को डिप्टी मेयर ने सम्मानित किया। आज जिले के निजी विवाह भवन के सभागार में डिप्टी मेयर डॉक्टर मोनालिसा ने मुजफ्फरपुर शहर के सभी कांवड़िया सेवा समिति के सदस्य के साथ साथ अध्यक्ष और सचिव और समाज के वैसे लोग जो समाज को उत्कृष्ट सेवा लोगों को देते आए हैं, वैसे लोगों को अंगवस्त्र और भोजन कराकर सम्मानित किया। दीवान रोड के एक निजी विवाह भवन में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था। साथ ही साथ सम्मान पाने वाले सदस्यों द्वारा बताया गया कि मुजफ्फरपुर शहर में ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई जनप्रतिनिधि के द्वारा ऐसा सम्मान समारोह कांवड़िया सेवा समिति के लिए किया गया है। आज मैं शहर के सभी कांवड़िया सेवा समिति के सभी सदस्यों को सम्मानित की हूँ, क्योंकि ये सभी सेवा दल सावन मास में जगह जगह शिविर लगाते हैं और श्रद्धालुओं की सेवा करते हैं, जगह जगह हेल्थ कैंप लगाते हैं, उनके खाने पीने की व्यवस्था करते हैं। तो इतना उन लोग जो श्रद्धालु की सेवा करते हैं तो उनका सम्मान करना मेरा फर्ज और कर्तव्य है और ये मेरी छोटी सी कोशिश है उनको सम्मान करने की और मैं आज उन सभी को बुला के उनको सम्मानित करूँ। और साथ में सावन मास आ रहा है तो सभी लोगों को सावन की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान शिव आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें, सभी कोई खुश रहे, सुख समृद्ध रहे, ऐसी मेरी मनोकामना है। बहुत बहुत मुशहरी थाना प्रभारी के खिलाफ छठे दिन भी देवव्रत का अनशन जारी रहा। मुशहरी थानेदार को बर्खास्त करने की मांग को लेकर अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के बैनर तले पिछले 6 दिनों से ग्राम विचार मंच का मुजफ्फरपुर समाहरणालय परिसर स्थित धरना स्थल पर आमरण अनशन जारी है। 6 दिनों से अनशन पर बैठने के कारण अनशनकारियों की तबीयत भी बिगड़ रही है, मगर अभी तक अनशन तोड़वाने की कोई सार्थक पहल नहीं की गई। अनशनकारियों ने बताया कि उनकी प्रमुख मांग है कि मुशहरी थाना अध्यक्ष रंजीत कुमार गुप्ता को बर्खास्त किया जाए, पेड़ चोरी और पैसा छिनतई के मामले में FIR दर्ज किया जाए। अनशनकारियों ने कहा कि जब तक हम लोगों की संपूर्ण मांग मान नहीं ली जाती है तब तक हम लोगों का अनशन समाप्त नहीं होगा। कोई नहीं, DM सर से मिलने गए थे। मिले? जी मिले हैं। क्या आश्वासन मिला है? आश्वासन हमको आज भी वही मिला है कि आपका FIR दर्ज कर दिया जाएगा। अच्छा। और अनशन धरना तो खत्म कर दीजिए। हमने कहा कि क्या अनशन धरना के लिए हम FIR के लिए अनशन धरना पर बैठेगा तब जाके हमारा FIR होगा। आज से क्योंकि 3 महीना हो गया, 6/4/2024 की घटना है जो 3 महीना हो गया। आज तक उस पर न FIR हुआ ना उसका गिरफ्तारी हुआ। चोर खुरियाम पर थाना प्रभारी से मिलकर थाना पे बैठ रहा है, थाना के साथ थाना प्रभारी रंजीत कुमार गुप्ता के साथ बैठ के दारू पी रहा है, उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। आज हमको जिला से और SDO सर से यह मिल रहा है, आश्वासन मिल रहा है कि FIR होगा। हमने DM सर को बोल दिए है कि हमें FIR का पेपर धरना स्तर पर होना चाहिए, क्योंकि 6ठा दिन अनशन का धरना है और जो चोर है उसको गिरफ्तारी होना चाहिए। थाना प्रभारी का बर्खास्त होगा, जब तक बर्खास्त नहीं होगा हमें लकड़ी बरामद नहीं होगा, अरेस्टिंग नहीं होगी और FIR की पेपर हमें हाथ में नहीं मिलेगी, तब तक हम अनशन धरना के तोड़ने के विषय में कोई अथी नहीं ले सकते। अपने भाई की बरामदगी को लेकर अहियापुर थाना क्षेत्र के अविनाश कुमार ने IG से मिलकर न्याय की गुहार लगाई। अहियापुर थाना अंतर्गत शिव मंदिर बैरिया निवासी अविनाश कुमार ने सोमवार को पुलिस महानिरीक्षक तिरहुत क्षेत्र से मिलकर न्याय की गुहार लगाई है। पूरे मामले की जानकारी देते हुए
अविनाश कुमार ने बताया कि उनका 25 वर्षीय भाई अनमोल कुमार विगत 2 जुलाई से लापता है। सभी जगह खोजबीन की गई मगर कहीं भी उसका भाई पता नहीं चला। मामले की जानकारी स्थानीय थाने को दी गई। अविनाश कुमार ने कहा कि मेरा भाई अनमोल 2 जुलाई की सुबह अपने कुछ दोस्तों बिट्टू कुमार, कुंदन सिंह, शिवम कपूर, सरबजीत कुमार, अमन कुमार और ऋषि कुमार के साथ निकला था, जिसके बाद से वो लापता हो गया। खोजबीन करने पर पता चला कि सभी लोग संगम घाट नहाने गए थे। इसी दौरान अनमोल नदी में डूब गया। अविनाश कुमार का कहना है कि दोस्तों ने ही मिलकर उसके भाई की हत्या कर उसके शव को गायब कर दिया है। उसका मोबाइल फोन भी गायब है। नामजद एफआईआर के बावजूद अभी तक पुलिस ने एक भी आरोपित को गिरफ्तार नहीं किया और न ही उन लोगों से पूछताछ की, जिस वजह से आज तक मेरे भाई का शव भी मुझे नहीं मिला। आईजी को सारी बात बताई है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्द ही कार्रवाई होगी। मेरा भाई अनमोल कुमार 2/7/2024 दिन मंगलवार सुबह 10:30 बजे से गायब है, जो अभी तक उसका कुछ पता नहीं चला, कुछ भी उसका खबर नहीं चला है। हम अपने द्वारा खोजबीन किए कि मेरा भाई कहाँ है नहीं है, तो पता चला कि मंगलवार के दिन वो 10:30 बजे अपने दोस्तों के साथ, जो कुंदन कुमार, शिवम कपूर, ऋषि कुमार, बिट्टू कुमार, सरबजीत और अमन और पंकज राम, ये सब लोगों के साथ था। 10:30 बजे तक लोग साथ में था, बट उसके बाद उन लोग, मेरा भाई कहाँ गया नहीं गया कुछ पता नहीं चला, ना अभी तक घर पे आया। जब हम अपने तरफ से खोजबीन किए तो पता चला, ये लोग जब हम पता किए, थाने में आवेदन दिए, एफआईआर किए कि मेरा भाई गुमशुदा है, तब थाने से जब कॉल आई इन लोगों के पास, तब इन लोगों ने मुझे बताया कि हाँ ये लोग संगम घाट गए थे नहाने, जिससे क्रम वो डूब गया है। बट मुझे नहीं लग रहा है कि वो डूब गया है, मुझे लग रहा है कि इन लोगों ने ही उसका हत्या करके उसका शव गायब कर दिया है, क्योंकि शव भी नहीं मिला है। और इस जी थाना में हम गए थे, थाना में हम आवेदन दिए हैं, हम अय्यापुर थाना में भी आवेदन दिए हैं, सिटी एसपी सर को भी आवेदन दिए हैं और आईजी सर को भी आवेदन दिए हैं, बट हमें प्रशासन से कहीं भी कोई मदद नहीं मिल रहा है। अभी तक न मेरे भाई का शव मिला है और न ही उन लड़कों के घर पे कोई एक बार पुलिस गई है पूछताछ करने के लिए, ना उसकी खोज खबर करने गई है, न ही मेरे भाई का अभी तक कोई पता चल पाया, ना ही उनका बॉडी मिली है। क्या चाहते हैं हम यही अभी हम आए थे, आईजी ऑफिस में आए थे आवेदन देने के लिए। आईजी सर से हमने अनुरोध किया है, निवेदन किया है कि हाँ मेरे भाई के बारे में जल्द से जल्द पता लगाए, खोजबीन करे। हम चाहते हैं कि प्रशासन और पत्रकार महोदय इन लोगों से भी चाहते हैं कि हाँ ये लोग मेरा मदद करें, ताकि मेरे भाई का बॉडी मिल सके और इन लोगों पे जो मेरे भाई की हत्या में जो शामिल हैं उन सभी पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो। भारतीय सेवा दल द्वारा एक बैठक की गई, जिसमें बताया गया कि कल साहू पोखर बड़ा मंदिर में निःशुल्क नेत्र जांच की जाएगी। आज साहू पोखर बड़ा मंदिर परिसर में भारतीय सेवा दल द्वारा आगामी सावन और नेत्र जांच शिविर को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक रखी गई, जिसमें अध्यक्ष विक्रम सराफ ने बताया कि कल यानी 16 जुलाई दिन मंगलवार को सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक भारतीय सेवा दल साहू पोखर द्वारा निःशुल्क नेत्र जांच शिविर लगाया जाएगा, जो कि पूरी तरह से निःशुल्क रहेगा, जिसमें हर वर्ग के लोग अपनी आंखों का जांच निःशुल्क करवा सकते हैं। दल के अध्यक्ष विक्रम सराफ ने बताया कि हमारी आंखें हमारे शरीर का एक संवेदनशील अंग है और यह किसी भी छोटी बीमारी से भी प्रभावित हो सकती है और इसलिए नियमित रूप से आंखों की जांच करवानी जरूरी है। सामान्य नेत्र जांच से आपको डायबिटिक रेटिनोपैथी जैसी बड़ी बीमारियों को पहचानने में मदद मिलेगी। यह स्थिति बहुत गंभीर है और यह तब होता है जब मधुमेह आपकी आंखों में रक्त वाहिका को नुकसान पहुंचाता है। साथ ही मोतियाबिंद बुढ़ापे में होने वाली एक बहुत ही आम बीमारी है, इसलिए अगर आप अपनी अधेड़ उम्र को पार करने जा रहे हैं तो सही अस्पताल में नियमित रूप से अपनी आंखों की जांच करवाना बहुत जरूरी है। साहू पोखर पर भारतीय सेवा दल के द्वारा एक बैठक रखी गई है, जिसमें हर वर्ग के लोगों के लिए डॉक्टर विशाल कुमार जी के द्वारा और हमारे भारतीय सेवा दल संस्था के द्वारा इसमें सभी के लिए निःशुल्क जांच कल मंगलवार के दिन 8 बजे से लेकर 2 बजे साहू पोखर बड़ा मंदिर पर सभी मित्रगण और हमारे बड़े बुजुर्गों से आग्रह है कि कृपया निःशुल्क जांच कराइए, अवश्य कराइए,
क्योंकि जहां कड़ी धूप में 400-500 रुपये फी दे के इतना करवाया जाता है, लिया जाता है और सक्सेस नहीं हो पाता है, यहाँ आपके डॉक्टर साहब खुद चल के, हमारी संस्था खुद चल के आपको साहू पोखर पर आकर आपको इस तरह की व्यवस्था दे रही है। आपसे आग्रह है कि जरूर करवाइए, क्योंकि बाहर में आप अक्सर देखते हुए है कि बाहर में हर एक डॉक्टर, अधिकांशतः देखिएगा कि मरीज लोगों के साथ खिलवाड़ किया जाता है। लोग जहां तक इस्तेमाल, लोग कहीं कहीं कलम का लूट कहीं होता है तो कहीं कैंची से लूटा जाता है, लेकिन कुछ डॉक्टर ऐसे भी हैं जहां निःशुल्क सेवा करते हैं। उन्हें तहे दिल से भारतीय सेवा दल सलाम करती है, सैल्यूट करती है और सभी मित्रगण, सभी बड़े बुजुर्गों से आग्रह है कि कृपया साहू पोखर बड़ा मंदिर पर आइए और हम लोग को ये डॉक्टर साहब को बढ़ावा मिले कि आगे इनसे कुछ अच्छे चीज हासिल हो, अच्छी चीज करने का इन्हें भी प्रयत्न मिले, इनको हिम्मत मिले आप लोग के जरिए। इसलिए आप लोग आइए और निःशुल्क जांच कराइए। मैं विक्रम सराफ, भारतीय सेवा दल, साहू पोखर अध्यक्ष। दवा चश्मा फ्री में दिया जाएगा? दवा चश्मा डॉक्टर साहब आएंगे, देखरेख करेंगे, उसी हिसाब से उनको विजिट किया जाएगा। खबरों का सिलसिला यहीं होता है समाप्त। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे आपसे शहर की तमाम खबरों के साथ। नमस्कार।